स्टूडेंट वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था वोल्ट मीटर के सेंसिटिविटी के बारे में, ठीक है। इसके पहले बात किया था अमीटर और वोल्ट मीटर के रेंज के बारे में। तो आज हम देखते हैं फाइनली पीएमएमसी के बेस्ड क्वेश्चंस को, ठीक है। तो पीएमएमसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका जो इंटरनल सर्किटरी है वो पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या होता है। और वो कैसे पता कर सकते हैं आप उसके नाम से। पीएमएमसी मतलब क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर, ठीक है। तो सिंपल अगर आप देखें इसका सर्किट, अगर सिंपली आपको ड्रॉ करना तो क्या कर सकते हैं? परमानेंट मैग्नेट होना चाहिए आपके पास, क्योंकि पीएम है, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट बना दिया मैंने, नॉर्थ साउथ, ठीक है। मूविंग कॉइल, तो एक कॉइल भी होना चाहिए जो कि मूव करेगा, ठीक है। और स्प्रिंग तो जरूरी है, बिना स्प्रिंग का मूव डिफ्लेक्शन आप शो नहीं कर सकते। और यहां पर क्या होगा आपके पास? स्केल होगा, ठीक है। और जो ये टर्मिनल है इसमें क्या करेंगे आप लोग? करंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आई ऑफ टी जाएगा, ठीक है। ये एक सिंपल आपके पास क्या होता है? पीएमएमसी का स्ट्रक्चर। और यहां पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर इसका आपको वर्किंग पता है तो इसके इक्वेशन के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। इक्वेशन क्या होता है? अगर डिफ्लेक्शन जो शो करेगा उसका जो टॉर्क आएगा, उस टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है? बी आई एन ए। मतलब बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो परमानेंट है, मतलब फिक्स है। और आई क्या है? जो हमने करंट दिया है। और एन नंबर ऑफ टर्न्स किसका? कॉइल का। और ए क्या है? एरिया किसका? कॉइल का। तो ये पता होना चाहिए ये किसके बराबर होता है? डिफ्लेक्शन जो शो होता है उसके बराबर होता है। और डिफ्लेक्शन अगर मैं देखूंगा टॉर्क तो किसके बराबर होता है? वो के थीटा। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट, जो स्प्रिंग हमने यूज किया है ऊपर नीचे उसका कुछ कांस्टेंट होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। और अगर वो थीटा से मूव करेगा तो सारा एनर्जी कहां से आएगा? उसे कहां मिलेगा? जो उसने मूवमेंट किया है उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से आ रहा है? जो वो करंट गया, और करंट कहां गया? मैग्नेटिक फील्ड में गया, तो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये जस्ट लाइक क्या है? जो मोटर आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। मोटर में क्या होता है? हमारे पास ज्यादा रोटेशन होता है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड रोटेशन है। तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट है। तो यहां से के थीटा क्या हो जाएगा? बी आई एन ए। तो अगर थीटा का बात करें तो क्या आया? बी एन ए अपॉन के इंटू आई ई, ठीक है। तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? आई ऑफ टी, ठीक है। थीटा किसके प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली आई ऑफ टी। यानी कि जो भी हम करंट देंगे उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या मिलने वाला है? डिफ्लेक्शन। और ये कैसा है रिलेशनशिप? ये लीनियर रिलेशनशिप है। अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो जो स्केल इसका होगा वो भी क्या होने वाला है? लीनियर होने वाला है, क्योंकि जो इक्वेशन है वही लीनियर आ रहा है। तो स्केल भी क्या आएगा? लीनियर आएगा। मतलब इक्वली डिवाइडेड होगा स्केल। समझ में आ गया? कहीं ज्यादा डिवीजन है, कहीं कम डिवीजन है, ऐसा स्केल नहीं होने वाला है। सारा इक्वल डिविजन्स होंगे आपके पास स्केल्स में, ठीक है। क्योंकि लीनियर है। इक्वेशन क्या है आपके पास आ रहा है? यहाँ पे लीनियर आ रहा है, ठीक है। तो लीनियर ही फॉलो होगा। और इसी के वजह से ये क्या मेजर करता है? एवरेज। क्योंकि ये लीनियर है इसलिए ये एवरेज वैल्यू मेजर करता है। किसका एवरेज वैल्यू? जो करंट हम दे रहे हैं उसका एवरेज वैल्यू। समझ में आ गया? तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो क्या पूछ रहा है हमारे पास? अ करंट वेवफॉर्म IT shown in figure is passed through a permanent magnet moving coil type ammeter, the reading of the ammeter up to 2 डेसिमल। तो हमने क्या किया? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में एक IT करंट दिया जिसका वेवफॉर्म आपके पास गिवन है। और यहां पर क्वेश्चन में था T मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो अब बताना है मुझे जो स्केल में शो होने वाला वैल्यू है वो क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। मुझे क्या बताना है कि स्केल में जो वैल्यू शो करेगा करंट का वो वैल्यू क्या शो करेगा जब हम ये करंट वेवफॉर्म पीएमएमसी में देंगे। तो पीएमएमसी क्या शो करता है? एवरेज। तो आप लोग डायरेक्ट इसका एवरेज निकालेंगे। लेकिन एक गलती यहां पर क्या कर सकते हैं कि अगर आप इसको नोटिस नहीं करेंगे तो यहां पर क्या दिया हुआ? मिली सेकेंड। अगर मैं इस वेव फॉर्म का टाइम पीरियड निकालू, टाइम पीरियड कितना है इसका वेव फॉर्म का? 2 मिली सेकेंड्स दिख रहा है, ये है यहां तक। इसके बाद ही क्या कर रही है? अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इसका टाइम पीरियड 2 मिली सेकेंड है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी का बात करूं तो क्या आएगा? 1/t। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? 500 हर्ट्ज, जो कि बहुत ज्यादा है। और इसीलिए आप डायरेक्टली इसका एवरेज निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि अगर एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म पीएमएमसी में देते हैं तो वो हमेशा जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है,
प्रोवाइडेड उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, इसीलिए जीरो शो करता है। जीरो शो क्यों करता है? क्योंकि इसका एवरेज अगर लेंगे साइनसॉइडल का वो क्या आता है? जीरो आता है, इसीलिए वो जीरो शो करता है प्रोवाइडेड इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर इसका फ्रीक्वेंसी कम है, बहुत कम है, तो क्या शो करता है स्केल में? जीरो से फुल स्केल से जीरो, वो उसके बीच में क्या करता है? ऑसिलेट करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है। तो इसीलिए हमें यहां भी चेक करना पड़ेगा क्या इसका फ्रीक्वेंसी कम है या ज्यादा है। तो मैं देख रहा हूं ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 500 हर्ट्ज। और क्यों एवरेज शो करता है? अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एवरेज क्यों शो करता है? क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है? मैकेनिकल डिफ्लेक्शन हो रहा है। और अगर आप देखें तो 2 मिलीसेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है? तो 2 मिलीसेकंड बहुत कम टाइम है मैकेनिकल मूवमेंट का एग्जैक्टली होने के लिए, ठीक है? इसीलिए क्या होता है कि वो कोई एक वैल्यू ही शो कर पाता है। अगर बहुत स्पीड से मूवमेंट हो रहा है, आईटी का वैल्यू चेंज कर रहा है, लेकिन उसी स्पीड से स्केल जो है, हमारे पास जो पॉइंटर है वो उस स्पीड से मूव नहीं कर सकता है क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है इसके पास, ठीक है? इसीलिए हम क्या करते हैं? टॉर्क टू वेट रेशियो को बहुत ज्यादा रखते हैं पीएमएमसी में, सो दैट वो ज्यादा सेंसिटिव हो। समझ में आ रहा है? अगर टॉर्क टू वेट रेशियो बहुत कम होगा तो सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगा। सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगा यानी कि अगर हम कम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं फिर भी वो क्या होने वाला है? डिफ्लेक्शन अच्छे से शो नहीं करेगा। इसीलिए टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा रखते हैं ताकि सेंसिटिविटी ज्यादा हो। समझ में आ रहा है? तो और अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाए और स्पीड में रिस्पॉन्स कर पाए, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए इसको अब अच्छे से सॉल्व करते हैं। हमें समझ में आ गया कि इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है, तो जो डिफ्लेक्शन शो होने वाला है पीएमसी में वो एवरेज बताएगा, ठीक है? अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है तो एवरेज नहीं बताता, वो ऑसिलेट करने लगता है। 0 टू ऑसिलेशन मतलब किस वे में ऑसिलेशन? जैसा वेव फॉर्म शो हो रहा है, अगर करंट बढ़ेगा तो पॉइंटर का जो लीनियरली बढ़ेगा तो जो पॉइंटर है वो भी लीनियरली बढ़ेगा, फिर जीरो होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बस यही होने वाला है। तो यहां पर एवरेज शो करेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे इस वेवफॉर्म का? अगर आपके पास कोई फिगर दिया गया है, ठीक है, तो अगर कोई वेवफॉर्म दिया गया है तो उसका अगर एवरेज निकालना है तो सिंपल क्या करते हैं हम लोग एवरेज निकालने के लिए? ठीक है, टोटल एरिया अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है? कोई एक टाइम पीरियड का लेंगे हम, उसका एवरेज निकालेंगे और बोलेंगे पूरा वेवफॉर्म का एवरेज वही होता है। यही करते हैं। टोटल एरिया क्या है? अगर फर्स्ट में देखें तो एक क्या है? एक ट्रायंगल बन रहा है, उसका क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? 1 मिलीसेकेंड इंटू हाइट कितना है? 1 एम्पियर, ठीक है? प्लस नीचे वाला भी एरिया लेंगे, वो कितना आएगा? बेस कितना है? 1 मिलीसेकेंड इंटू हाइट माइनस 1 एम्पियर अपॉन टोटल टाइम पीरियड जो हम पहले निकाले थे वो क्या था? 2 मिलीसेकेंड्स। तो मिलीसेकेंड तो कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा यहां से? हाफ माइनस 1 अपॉन 2, तो ये बच गया 1 अपॉन 4, तो 0.25 माइनस 0.25 एम्पियर्स, ठीक है? यानी कि क्या शो करने वाला है? अगर ये वेव फॉर्म हम पीएमसी में देंगे तो माइनस 0.25 एम्पियर्स। समझ में आ गया? अगर यही फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता तो क्या शो होता? कोई एक वैल्यू शो नहीं होता। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता तो कोई एक वैल्यू शो नहीं होता। वो क्या करता? 0 से इंक्रीज करता, फिर जाता -1 पे, फिर -1 से कहां पे आता? फिर जाता 0 पे, फिर आपका 1 पे, फिर -1 पे, फिर 1 पे, यही होता रहता। समझ में आ रहा है? तो ये चेक करना जरूरी है। और अगर इसमें बोलता है कि आफ्टर 1 सेकेंड द स्प्रिंग ब्रेक्स डाउन, अगर ये स्प्रिंग टूट जाता, खराब हो जाता, तो डिफ्लेक्शन क्या शो करने वाला है? तो डिफ्लेक्शन क्या शो करेगा? जो स्केल में मिनिमम पॉइंट पोजीशन है यानी कि जीरो शो होगा, ठीक है? मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जैसे ही ये स्प्रिंग टूट रहा है, जो करंट का पाथ था वो भी टूट गया। करंट जा ही नहीं पाएगा कॉइल में। अगर करंट कॉइल में नहीं जाएगा तो डिफ्लेक्शन कैसे शो होने वाला है? समझ में आ रहा है? नहीं हो पाएगा डिफ्लेक्शन शो, क्योंकि इसमें क्या होता है? जो कॉइल होता है उसी से कनेक्टेड क्या होता है? आपके पास स्प्रिंग भी कनेक्टेड होता है और स्प्रिंग के थ्रू ही करंट जाता है कॉइल में। तो इसीलिए अगर इसमें पूछा जाता है अगर स्प्रिंग टूट जाता है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? तो नो डिफ्लेक्शन। और नो डिफ्लेक्शन में क्या शो करने वाला स्केल? वही वैल्यू आपका आंसर होगा।
तो इतना कुछ पीएम से पूछा जा सकता था, आपको अच्छे से पता होना चाहिए पीएमसी का वर्किंग। मैंने प्रीवियसली भी बनाया था मेजरमेंट पे वीडियो पीएमसी के ऊपर, आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपको आज और अच्छे से समझना है तो। उसमें मैंने और अच्छे से बताया, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया क्योंकि वहां पर मैंने थ्योरी बताया था पहले से, तो लिंक प्रोवाइड हो जाएगा वीडियो में, आप देखिएगा, मैंने प्रीवियसली भी बताया इसके बारे में। तब तक पीएमसी के बेस्ड पे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, और इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं पीएमसी के, वो भी पता होना चाहिए, तो वो भी पता रखिएगा आप लोग। बाकी सारे क्वेश्चन पीएमसी के सॉल्व हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया पीएमसी के बेस्ड पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, 100 माइक्रो एम्पियर फुल स्केल करंट एंड 100 ओम कॉइल रेजिस्टेंस पीएमसी मीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट शोन। तो इसका जो फुल स्केल क्या है, जो अमीटर मैंने लिया है जो कैसा है, पीएमएमसी बेस्ड है, उसका जो रेंज दिया है वो क्या दिया है, 0 to 100 माइक्रो एम्पियर, यानी कि 100 माइक्रो एम्पियर तक ये मेजर कर सकता है। और ऑप्शन में देखेंगे सारे ऑप्शन 100 माइक्रो एम्पियर के अंदर ही है, समझ में आ रहा है। तो इसके बाद आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, पीएमसी का जो इंटरनल सर्किटरी जो बहुत सिंपल है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है, ठीक है, इसके बीच में कॉइल रखा होता है, ठीक है, और फिर ये क्या होता है, स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है, और जैसे ही इसमें करंट देते हैं आई ऑफ टी, जो कॉइल है वो डिफ्लेक्ट होता है, और कॉइल से कनेक्टेड होता है पॉइंटर, तो पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट होगा, और कहाँ शो करेगा, स्केल पे, ठीक है। और इसका जो रिलेशनशिप होता है वो लीनियर होता है, यानी कि जो थीटा आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई ऑफ टी के, जो मैंने दिया है आई ऑफ टी यहाँ पे, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर मुझसे ये पूछ रहा है कि एमीटर क्या शो करने वाला है जो कि पीएमएमसी बेस्ड है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आई ऑफ टी कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा वेव फॉर्म है, तभी हम बता पाएंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर वेरिंग ऐप है तो क्या बोल देंगे, हम एवरेज लेंगे, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहा तो, अगर फ्रीक्वेंसी कम रहा तो ऑसिलेट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात यहाँ ऑप्शन से दिख रहा है ऑसिलेट नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास कोई एक वैल्यू आने वाला है, तो ऑसिलेशन नहीं होगा। क्या मिलेगा हमारे पास, एक फिक्स वैल्यू, वो वैल्यू क्या होगा, एवरेज वैल्यू होगा, किसका, जो करंट दे रहे हैं आई ऑफ टी, उसका एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आई ऑफ टी का नेचर देखते हैं कैसा आता है। तो आई ऑफ टी निकालने के लिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक ओपेम दिया हुआ, आइडियल ओपेम दिया है, तो ये पता होना चाहिए इनपुट रेजिस्टेंस इनफिनाइट हो जाएगा, गेन भी इनफिनाइट होता है, तो हम जीसी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सबको, जो यहाँ पर अगर मैं बोलूं वी ऑफ ए, ये क्या होगा, वर्चुअली जीरो होगा, यानी कि वी ऑफ ए जीरो लेंगे। तो अगर आप सिर्फ इस पार्ट को देखें, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर आपके पास वी आई ऑफ टी है, यहाँ ग्राउंड है, ठीक है, वी आई टी है, ग्राउंड है, फिर आपके पास 10 किलो ओम है, और यहां पर आपके पास क्या है, वी ऑफ ए, जो कि ये भी क्या है, वर्चुअली ग्राउंड पे है। समझ में आ रहा है, तो ऐसे मैं कनेक्ट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए वी आई ऑफ टी का नेचर कैसा है, वी आई ऑफ टी का नेचर कैसा है, एक सिंपल साइन वेव है, ठीक है, ये 1 से लेकर -1 तक जा रहा है। तो जब वी आई टी सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा, मतलब कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेगा, कब तक, t/2 तक, तब वी आई ऑफ टी हमेशा वी ऑफ ए से बड़ा होने वाला है। क्यों, क्योंकि वी ऑफ ए का पोटेंशियल 0 पे है फिक्स, और वी आई टी इंक्रीज कर रहा है, 0 से इंक्रीज किया फिर 0 पे गया, लेकिन पॉजिटिव हाफ साइकिल तक वो क्या था, पॉजिटिव वैल्यू ले रहा था। उसके वजह से क्या हुआ कि वी आई ऑफ टी बड़ा होगा हमेशा वी ऑफ ए से, और इससे क्या होने वाला है, ये हायर पोटेंशियल पे हो गया, ये लोअर पोटेंशियल पे जो करंट होगा हाई टू लो जाएगा, यानी कि किस डायरेक्शन में जाने वाला है, करंट आई ऑफ टी किस डायरेक्शन में जाने वाला है, वी आई ऑफ टी से लेके वी ऑफ ए तक, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर करंट ड्रॉ करूं तो कैसा होने वाला है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कुछ इस डायरेक्शन में, और जब यहाँ पे करंट वी ऑफ ए के पास पहुंचेगा, उसके पास 2 पाथ होंगे, एक ये पाथ, एक ऊपर वाला पाथ, लेकिन इस पाथ में नहीं जा सकता क्योंकि जो इनपुट रेजिस्टेंस है ओपेम का वो बहुत ज्यादा हाई है। तो क्या करेगा, सिर्फ एक ही पाथ बचा उसके पास, ये, तो इस पाथ को लेगा ये। अब इसके पास अगेन 2 पाथ है, कौन सा सिलेक्ट करने वाला है, राइट वाला सिलेक्ट, सॉरी यहां मैंने कुछ गलत बनाया है, ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब यहां पर इसके पास, और यहां पर कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो इसके पास यहां पर अगेन 2 पाथ है,
एक ऊपर वाले डायोड के थ्रू जाए या नीचे वाले डायोड के थ्रू जाए। अगर नीचे वाले डायोड के थ्रू जाएगा तो ये क्या होगा, रिवर्स बायस, तो वो अलाउ नहीं करेगा करंट फ्लो करने के लिए अपने क्रॉस, क्योंकि इसको रिवर्स बायस होना पड़ेगा, तो वो हो नहीं सकता। रिवर्स बायस हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, फिर करंट नहीं जाएगा इस साइड से, लेकिन इस साइड से जा सकता है, ठीक है, जब ये फॉरवर्ड बायस हो जाए तो। अब यहाँ पर अगेन करंट के पास दो पाथ है, अगर इससे जाना है तो ये अलाउ करेगा नहीं, डायोड सिर्फ इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ अलाउ कर सकता करंट को, इस डायरेक्शन में नहीं कर सकता। तो क्या करेगा, अमीटर के थ्रू जाएगा करंट, ठीक है। अब इसके पास सिर्फ एक ही पाथ है, कौन सा, ये, तो ये कहाँ आने वाला है आपके पास, करंट इस टाइप से ओपन के आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का बात हुआ सिर्फ। अगर नेगेटिव हाफ साइकिल का बात करेंगे हम लोग, जो इनपुट दे रहे हैं वोल्टेज, तो उस समय क्या होगा, VIT नेगेटिव हाफ साइकिल में हमेशा नेगेटिव वैल्यू लेगा, और जीरो हमेशा बड़ा होता है किसी भी नेगेटिव वैल्यू से, यानी कि V ऑफ A का पोटेंशियल ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू VIT फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। इससे क्या होगा कि हायर पोटेंशियल पे कौन हो गया, V ऑफ A एज कंपेयर टू VIT, तो जो करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। तो मैं क्या करता हूं, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाता हूं, करंट कुछ इस टाइप से फ्लो करेगा। तो ये करंट आएगा कहां से, इधर से तो आ नहीं सकता है क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। अगेन ये फ्लो करवा सकता है करंट, ये फ्लो नहीं करवाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो ये कुछ इस टाइप से होगा। अगेन ये तो फ्लो करवा नहीं सकता, लेकिन ये अलाउ कर सकता है, तो करंट कुछ इस टाइप से होगा। फिर यहाँ पर एक ही पाथ बच रहा है उसके पास, और ऐसे आपके पास करंट आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, अगर ये वायर ले, ये वाला वायर और ये वाला वायर, तो इसमें करंट का डायरेक्शन हमेशा रिवर्स हो जा रहा है आफ्टर हाफ पीरियड, ठीक है। हाफ पीरियड के बाद क्या होता है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। लेकिन अगर आप अमीटर वाले ब्रांच को देखें, उसमें कभी रिवर्स नहीं होता है, एक ही डायरेक्शन में हमेशा फ्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है, अगर एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा I का, वो कैसे आएगा, पॉजिटिव ही हमेशा आने वाला है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। या तो हमेशा नेगेटिव में आए, तो जो रेफरेंस लेंगे हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। हमेशा एक ही डायरेक्शन में आने वाला है, लेकिन इसमें पॉजिटिव लिया है। क्यों पॉजिटिव लिया, क्योंकि आंसर सारे पॉजिटिव में है, तो हमेशा पॉजिटिव लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका I का ग्राफ है। तो I का वैल्यू कितना है वो भी निकाल देते हैं। I जनरेट कहां से हुआ, इसी ब्रांच से तो जनरेट हुआ, इस ब्रांच से जनरेट हुआ। VI माइनस V ऑफ A अपॉन 10 किलो ओम, वही तो I है, ठीक है। I क्या है, VI माइनस V ऑफ A अपॉन 10 किलो ओम। तो VI का वैल्यू कितना था आपके पास, 1 साइन ओमेगा t माइनस 0 अपॉन 10 किलो ओम। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, 0.1 मिली एम्प साइन ओमेगा t। I क्या आ गया, दिस। तो यहां से ये क्या होने वाला है, 0.1 मैक्सिमम वैल्यू देगा, 0.1 मिली एम्प्स मैक्सिमम वैल्यू होगा, और फ्रीक्वेंसी सेम वही आने वाला है, ठीक है। ओमेगा कितना आने वाला, 314, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास I है वो PMC में जा रहा है, और 314 ओमेगा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना, 50 हर्ट्ज, जो कि ज्यादा होता है। इसीलिए वो क्या देगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू, एवरेज वैल्यू देने वाला। और वो एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अगर आप अच्छे से देखें तो उसका एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये क्या, एक फुल वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म है। तो फुल वेव रेक्टिफायर का जो एवरेज वैल्यू होता है I एवरेज, वो क्या होता है, 2Im अपॉन पाई। तो 2Im अपॉन पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू Im मैक्सिमम वैल्यू 0.1 मिली एम्प्स अपॉन पाई का वैल्यू 3.14। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 63.7 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। और ये आपका सही आंसर है। आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, इसको समझिए मैंने क्या किया, ठीक है। तो बस PMC में ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे, आपको सबसे क्लियर होना चाहिए। जो करंट आ रहा है उसका वेव फॉर्म आपको पता होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में आइडिया होना चाहिए, हाई है या लो है, उसके अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। इसका लीनियर स्केल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तब तक अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए PMC का। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।